तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमारा जो पॉलिटी की सीरीज़ है उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन पढ़ी। सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री देखी। उसके बाद हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल जो उसके फीचर्स थे उसकी हमने देखा कि उसके पार्ट्स क्या हैं, शेड्यूल्स देखे, फिर हमने उसके सोर्स देखे, इस तरह से हमने देखा। तो अब जो हम शुरू करेंगे मेनली ये कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन हमने लगभग देख ली। अब हम उसके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सब भी उसके कैरेक्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि कितने पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, बट उसके जो एक उसकी उसकी फिलॉसफी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हम देखेंगे। तो आज के लेसन जो हमारा होगा वो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो हम क्या देखेंगे, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये देखो आप, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। इन जनरल हेडिंग्स में हमको पढ़ना है जनरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स, फेडरल फीचर्स, और फीचर्स को लेके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, तो वो क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल लॉज डिज़ाइन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज़, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज डिज़ाइन टू गवर्न द सिस्टम ऑफ स्टेट। तो ये आप नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा, ये नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कुछ फंडामेंटल लॉज का सेट होता है जिसको बनाया जाता है जिससे कि एक स्टेट मतलब कंट्री, हाँ ठीक है, कैपिटल ऐसा आता है तो वो कंट्री है, और छोटा ऐसा आता है तो दैट इज़ स्टेट, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब। तो आप देखोगे अगर कोई भी सिस्टम को हमको मान के चलो, कोई भी कुछ भी गवर्न करना है, अगर रूल्स ही नहीं है तो गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं गवर्न करने के लिए, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास और उसकी सुप्रीमेसी है, मतलब उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सुप्रीमेसी इन अ कंट्री एंड गवर्नेंस इज गवर्नड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे कहाँ फिट बैठता है। तो पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, उसकी इवॉल्व हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, वो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके बाद हम देखेंगे क्या वो अमेंड हो सकता है, अगर इजीली हो सकता है, डिफ़िकल्टी से हो सकता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्ट से, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पावर का डिवीज़न है वो कैसे हुआ है, ठीक है। तो तीनों हम देखते हैं फटाफट। पहला हम देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आप देखोगे डेवलपमेंट 2 तरीके का है। अगर डेवलपमेंट एक हो सकता है आपका रिटन, और दूसरा हो सकता है आपका अनरिटन। रिटन अनरिटन में इसका ये मतलब नहीं है कि रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और अनरिटन में जो लॉ मेकर हैं बस उनके जो मन में आता है वो करते हैं, ऐसा नहीं है। रिटन में क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया जाता है, अनरिटन में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इवॉल्व होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, इवॉल्व होता है। इसमें एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है जो कि बैठती है और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है। इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ लॉज होते हैं जो कि धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, हमने पढ़ा था ना हिस्ट्री में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री की 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान, और उसके बाद उसने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पढ़ा था हमने, ठीक है। और एक ही बार में कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब अगर आप एग्जांपल लोगे यूके का, तो फॉर एग्जांपल यूके में 1600 में कुछ लॉज बने, ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते रहे। उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ी तो 1700 में फिर कुछ लॉज बने, इन लॉज को इधर ऐड कर दिया गया। इसी तरह से 1800 में भी कुछ लॉज बने, फिर ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये होता है रिटन और अनरिटन में फ़र्क। तो ये क्या हुआ, इनेक्ट हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया और इसको फिर इनेक्ट किया। तो कब इनेक्ट किया, 26 जनवरी को 1950 को, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे क्या इनेक्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। यही पढ़ते हो आप। जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सुप्रीम कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होता, इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, मतलब वो अमेंड करना है तो बहुत मुश्किल से होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पार्लियामेंट उसमें प्रोविजन को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट। यहाँ पे कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है और हमारे इंडिया में और यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं और एक आपके पार्लियामेंट्री लॉ अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, वो पार्लियामेंट्री जो लॉ बनेगा फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाएगा। तो ये रिटन में और अनरिटन में ये फ़र्क है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है और वो इनेक्ट होता है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बनाती है और वो इवॉल्व होता है, उसमें टाइम बीइंग में लॉज जुड़ते जाते हैं, ठीक है।
चलो ये हो गया। अब हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया का जो है वो कैसा है। तो इंडिया का आप देखोगे कि इंडिया में रिटर्न है। अब रिटर्न क्यों है, अगर मान के चलो उस टाइम आपको पता होगा कि 1947 में कितनी ब्लडशेड हुआ, लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमारी जो डेमोक्रेसी होगी वो इतना सर्वाइव करेगी। आप देखो कि अभी तक मतलब हमारे यहाँ कितने प्रॉपरली इलेक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है। तो 1947 से आप उसको देखो कितना इलेक्शन हुए, सब कुछ हमारी कंट्री ने एक जिस तरह से हमारी कंडीशन थी 47 में, तो आप अगर वो देखोगे तो कितनी ग्रोथ हुई, ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी थी। अगर हम वहाँ पे अनरिटर्न लेते और बोल देते कि हाँ धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं, वो डिमांड करने लग जाते हैं। गवर्नेंस में कोई कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आती, लेकिन अब रिटर्न में ऐसा नहीं था। पावर का डिवीजन जो था वो क्लियरिटी से हो गया, है ना, ये हमको फ़ायदा हुआ, हम चाहते भी यही थे। और रिटर्न में उसी टाइम हमने एक डेमोक्रेसी को इंश्योर किया और राइट्स भी दिए। तो ये सब कारण थे कि हमारे जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेबिलिटी। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक बार बन गया मतलब बन गया, उसको कुछ अमेंड नहीं कर सकते आप। और एक होता है कि रिजिड, एक होता है कि उसको हम एकदम से चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें कभी चेंज हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इजीली आप चेंज कर दो, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की एक प्रोसेस होती है। और उसके बाद भी अगर अमेंडमेंट होता है तो अगर वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स पे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है। जैसे कि आपने एक अमेंडमेंट देखा होगा NJSC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए कमीशन बनी थी, तो वो बाद में उसको अमेंडमेंट था तो चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो इंडिया का कैसा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब उसको आप एकदम ऐसा नहीं है कि ईजिली चेंज कर दो, बट देयर आर provisions to change it, okay. Now based on relationship between center and the state, तो हमारे यहाँ यूनिट है, ठीक है। यूनिट है मतलब कौन कौन से यूनिट है, एक आपकी है सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसके बाद फिर छोटी अलग अलग क्या है आपकी स्टेट्स हैं ना, बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर के हिसाब से हम 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बांट सकते हैं। एक होता है आपका फेडरल। फेडरल में क्या होता है कि एक तो सेंट्रल होती है, जैसे हमारे यहाँ है लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, है ना। और दूसरा आपका स्टेट्स में विधानसभा, राज्यसभा होती है। सेंट्रल के पास कुछ पावर होती हैं और स्टेट्स के पास कुछ पावर होती हैं। तो ये ऐसा फेडरल सिस्टम होता है, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। एक होता है कन्फेडरेशन। अब एक कन्फेडरेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस और या फिर यूरोपियन यूनियन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि यूनिट जैसे स्टेट्स हैं, मान के चलो इंडिया है, तो इंडिया में अभी तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, अगर सपोज करो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है और सिर्फ क्या है, सिर्फ स्टेट ही है। अब कोई डिसीजन लेना है, मतलब अगर हमको मान के चलो इंडिया में सिर्फ स्टेट्स हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, और हमको अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, तो क्या होगा कि सब स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो एक मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद मीटिंग करके वो डिसीजन लेंगे। यहाँ पे तो ऐसा है, स्टेट के पास पावर तो है लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। कॉन्फेडरेशन में ऐसा होता है कि जो स्टेट्स होती हैं बस स्टेट ही होती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, और वो स्टेट से मिलकर आपस में डिसीजन लेती हैं। एक होता है यूनिटरी। यूनिटरी में क्या होता है कि स्टेट्स होती ज़रूर हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होती, ठीक है, तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। क्लियर है। तो ये हो गया। हमारा इंडिया क्या है, हमारा इंडिया फेडरल है लेकिन वो यूनिटरी बायस है, मतलब यूनियन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। फेडरल सिस्टम है लेकिन जो पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है। क्यों दी है हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ रिटन। वाई इट इज़ रिटन, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत थी, उस टाइम हमको लिखना ज़रूरी था। गवर्नेंस कॉम्प्लेक्सिटी हम चाहते नहीं थे, हम चाहते थे पावर का डिवीजन हो जाए, लोगों को राइट्स मिलें शुरुआत में ही, तो हमने इसलिए लिख दिया। हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब रिजिड भी नहीं है ज़्यादा और फ्लेक्सिबल भी नहीं है, और हमारा फेडरल सिस्टम है थोड़ा सा यूनिटरी बायस के साथ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुका हुआ है। तो ये हमारा नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। तो पहले हम देखेंगे आपके क्या जनरल फीचर्स देखेंगे, ठीक है, एक कुछ तो देख ही लिया हमने। और उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो सेंट्रल की तरह बताते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है, और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमारा बताते हैं कि फेडरल है, ठीक है। और फिर कुछ इशूज़ एंड क्रिटिसिज्म देख लेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।